नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे, वह है एफआईआर। इट मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में हम ये चर्चा करेंगे कि ये कैसे दर्ज होता है, कहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, एफआईआर दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है, कौन इसको दर्ज कर सकता है, और अगर एफआईआर दर्ज करने में मना किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज हो सकता है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है, और एफआईआर होने के पश्चात क्या प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है उसके बाद से इसकी रिपोर्ट कहाँ लगाई जाती है, इन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के चैप्टर 12 में एफआईआर का वर्णन किया गया है। यदि हम एफआईआर की चर्चा करना चाहते हैं यहाँ पे, तो एफआईआर क्या है और कैसे दर्ज होता है, उसके पहले हमको एक चीज समझनी होगी, वो है अपराध। क्योंकि अपराध की प्रकृति के आधार पे एफआईआर दर्ज होने का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्य रूप से अगर हम सरल भाषा में समझे तो अपराध दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं संज्ञेय अपराध, जिसको अंग्रेजी में कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, और दूसरे को असंज्ञेय अपराध, जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसको भी हम सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में सामान्य रूप से यह तय किया जाता है कि ऐसा अपराध, ऐसा कार्य जिसमें दंड जो है 3 साल या 3 साल से ऊपर का हो, तो सामान्य रूप से उसे हम संज्ञेय अपराध मानते हैं। और जिसमें दंड जो है 3 साल से कम का होता है, उसे हम असंज्ञेय अपराध मानते हैं। जैसे मान लीजिए हत्या है, लूट है, डकैती है, चोरी है, बलात्कार है, ये सब हम इसको जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हैं, और इनके एफआईआर होने की प्रक्रिया अलग है। और जैसे छोटे छोटे मामले होते हैं जिसमें सजा 3 साल से कम की होती है, उसको हम जो है असंज्ञेय अपराध कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने थप्पड़ लगा दिया जिससे चोट कम आई, तो वहां पे हम जो है उसको हम असंज्ञेय अपराध मानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संज्ञेय अपराध को लेकर। जैसे मान लीजिए कि किसी तरीके का ऐसा अपराध होता है जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जैसे चोरी है, लूट है, डकैती है, मर्डर है, रेप है। तो ऐसी घटनाओं होने के पश्चात जो पीड़ित है या पीड़ित का परिवार या कोई भी व्यक्ति जो उस एरिया का नजदीक का जो थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहां पे उसकी सूचना देता है। सूचना देने वाला वो जो है साक्षर भी हो सकता है और निरक्षर भी हो सकता है। अगर साक्षर है, पढ़ा लिखा है, तो वह उस पूरी घटना का विवरण जितना जल्दी हो सकता है तत्काल जो है निकटस्थ पुलिस स्टेशन पे दिया जाना चाहिए, और वो लिखित रूप में हो, उसकी 2 प्रति हो। प्रति जो है, दोनों प्रति जो है पुलिस स्टेशन में दी जाएगी, तो वहां पे जो थाने के जो अधिकारी हैं वह उस दोनों प्रति को स्वीकार करते हुए और एक प्रति पे जो है उसको रिसीविंग करके जो है वापस कर देंगे, और दूसरे प्रति में जो वर्णन लिखा होगा उसको अपने यहाँ जो रजिस्टर होता है उसमें दर्ज करेंगे। एक चीज ये हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई निरक्षर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अगर जाता है, तो वहां पे पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह जो है उसकी मदद करे, वह लिखवाए, और लिखवाने के पश्चात उसको एक्सप्लेन करे कि क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद से उसका जो है नाम लिखा जाता है या अंगूठा लगाया जाता है, उसके बाद से वो दर्ज होता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति थाने पे जाता है, संज्ञेय अपराध के कैटेगरी का अपराध हुआ है, और थाना मना कर देता है कि हम ऐसा जो है नहीं कर सकते, या बहाना बनाता है या वापस कर देता है, टाल मटोल करता है, तो उस स्थिति में जो सूचना करता है, इन्फॉर्मेटर इन्फॉर्म जो करता है, वह क्या कर सकता है कि वह उस जो प्रति उसने जो तैयार किया है उसको जो है लिफाफे में बंद करके, और एक एसपी जो उस जिले का एसपी होते हैं उनको जो है पत्र लिख सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, हमने इसकी सूचना थाने में दिया, थाने ने लेने से मना कर दिया, और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। पुलिस के पास जो है, मतलब कि एसएसपी के पास वो रजिस्टर्ड पोस्ट से जाना चाहिए या स्पीड पोस्ट से जाना चाहिए। जब एसएसपी
या इन केस एसपी जो उसको रिसीव करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी का है, तो वह उसी थाने को या किसी भी थाने को जांच के लिए आदेश दे सकते हैं और एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए एसएसपी भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो उस परिस्थिति में आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा और न्यायालय में जो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के खंड 3 के अनुसार आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है दरखास्त कर देना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि वास्तव में ऐसा अपराध हुआ है, तो वह जो है पुलिस को जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है कोर्ट और जांच होगी। जो एक तो ये प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए कि संज्ञेय अपराध में वो अपराध महिला के साथ हुआ है, तो यहाँ धारा 154 में जो है कुछ अपवाद लिखे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रेप होता है या और भी कोई अपराध होता है महिलाओं के साथ, तो उस स्थिति में उस एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी जांच होगी, वह महिला पुलिस करेगी और जो रेप पीड़िता होगी वो थाने में नहीं जाएगी, पुलिस खुद वहां पे आकर के जो है उसका बयान लेकर के जो है और एफआईआर दर्ज करेगी। एक तो बात ये। दूसरा, अब आते हैं हम असंज्ञेय अपराध की श्रेणी। अगर असंज्ञेय अपराध होता है तो उस केस में धारा 155 में व्यवस्था की गई है सीआरपीसी के। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई असंज्ञेय अपराध घटित होता है तो आप जब थाने में जाएंगे तो थाना जो है आपके जो है उस आवेदन को स्वीकार कर लेगा और मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा और जब तक मजिस्ट्रेट नहीं कहेंगे तब तक जो है उस पे जांच जो है वो पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। तो ये है एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया। जब सूचना थाने में दर्ज हो जाती है तो उस परिस्थिति को हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब मान लीजिए कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गया, थाने में दर्ज हो गया या एसएसपी ने ऑर्डर कर दिया दर्ज होगा या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है एफआईआर दर्ज किया जाए, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? उसके पश्चात जो है धारा 156 और 157 में उस थाने के पुलिस अधिकारी को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उस मामले की जांच करेगा, जिसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो पुलिस अधिकारी जो थाने का एसएचओ है या तो स्वयं जांच कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ को दे सकता है कि आप जाइए जांच करिए। तो जैसे ही सूचना मिलती है तो उस समय पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह उस सूचना को मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करे, जिसको उस पर ट्रायल करने का जो है जुरिडिक्शन है। और दूसरा, वो पुलिस अधिकारी तुरंत वो उस अपराध स्थल पे प्रस्थान करेगा जहां पे घटना घटी है और जाने के पश्चात वहां पे वो पूछताछ करेंगे कैसे घटना घटी है और यहाँ तक कि अगर आवश्यक हुआ तो जो अपराधी है उसको खोजने का वो प्रयास करेंगे, उसको गिरफ्तारी करने का उनको शक्ति प्रदान की गई। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। यानी अपराध घटित होने के पश्चात जब उसका एफआईआर दर्ज हो जाता है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस की यह ड्यूटी है कि उस मामले की जो है वो छानबीन करे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि क्या वास्तव में तथ्य है उसकी जो है जांच करना, उसको प्राप्त करना। और इस प्रक्रिया में वह किसी से भी पूछताछ कर सकती है, पुलिस अपने थाने में बुला सकती है, लेकिन महिला को और स्त्री को थाने में नहीं बुला सकती। और अगर मान लीजिए कि पुलिस किसी मौके पर गई है तो वहां पे जो है वह किसी से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ में पब्लिक की ड्यूटी है कि उसमें सहयोग करे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति का लिया जाता है तो वहां पे जो है उस स्टेटमेंट पे साइन करने का जो दायित्व तो नहीं है स्टेटमेंट जो देता है, और न ही पुलिस उससे साइन करवा सकती है। अगर वो करवाती है तो वो नियम के विरुद्ध है और उसको कोर्ट मानने के लिए जो है बाध्य नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई महिला के विरुद्ध अपराध हुआ है, ये रेप की घटना घटी है, तो उस परिस्थिति में महिला पुलिस अधिकारी उसकी जांच करेगी। सारा कार्रवाई वीडियोग्राफी में होगा और उस महिला का जो है नाम, पता इत्यादि सब गोपनीय रखा जाएगा और सारी प्रक्रिया जो है वीडियोग्राफी में रिकॉर्डेड रहेगी। तो ये प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की होती है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी की अलग प्रक्रिया होती है।
गिरफ्तारी होने के पश्चात जो है कितने उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होता है, निकटतम मजिस्ट्रेट है, तो वो एक अलग विषय है, उस पे बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये है एफआईआर, और एफआईआर होने के पश्चात जो है उसका अन्वेषण। जब जो है पुलिस अधिकारी, एक्चुअली आपको ये भी समझना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में अंतर होता है। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात जब पुलिस उसकी जांच करती है तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, और जब उसकी जांच जो है मजिस्ट्रेट करता है तब उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी होने के पश्चात जब उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, जैसे मान लो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ किया, गिरफ्तारी किया, सबकी स्टेटमेंट लिए, साक्षियों के स्टेटमेंट लिए, एक्यूज्ड के स्टेटमेंट लिए, पीड़ित के स्टेटमेंट लिए, सबकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। और वो रिपोर्ट का एक फॉर्मेट है जो धारा 173 में वर्णित है, और उसको रिपोर्ट को तैयार करने के बाद जिसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, और थाने जो संबंधित थाना जो है उसको जो है जो मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ, या इन केस जो है सेशन कोर्ट के यहाँ वो रिपोर्ट दर्ज होती है, और रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात जो है उस पर ट्रायल स्टार्ट होता है। तो ये है एफआईआर की प्रक्रिया, जांच। एक चीज और बता दें कि मान लीजिए कि गलत एफआईआर दर्ज हो गया है, घटना नहीं घटी थी, घटना असत्य थी, जिससे मान लीजिए कि कभी कभी होता है करप्शन के मामले में, या सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में, या चोरी के बारे में, कभी कभी जो है सूचना गलत चली जाती है और एफआईआर भी दर्ज हो जाता है। तो उस परिस्थिति में जो एक्यूज्ड है, जो अपने आप को निर्दोष मानता है, उसके पास एक यह इन सभी प्रक्रियाओं का तो वो पालन करेगा, वो मदद कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेट करेगा, जो भी करना है पुलिस के साथ वो सहयोग करेगा। लेकिन उसको एक उपचार है कि अगर उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और जिला स्तर पे जो पुलिस प्रशासन या जो भी है वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो वह अपने को न्याय प्राप्त करने के लिए वह माननीय उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है वो आवेदन कर सकता है कि जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज है उसको क्वैश कर दिया जाए। क्यों? कि इस एफआईआर दर्ज होने से हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। तो यह भी एक उपचार उपलब्ध है। फिर हम आगे और विषय पर चर्चा करते रहेंगे। यदि आप इसको देखते रहिए, और अगर यदि आप उचित समझते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।